गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव जानते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस, यस यस। देखिए फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्या याद रखना है, बस केवल बीन याद रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में पहले से हैड और वर्ब की थर्ड गिवन होगी इन द सेंटेंस। आपको पैसिव में क्या करना है, केवल हैड के बाद में बीन लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही गिवन होगी। तो इस हिसाब से ये इस टेंस की पैसिव बनाना बहुत ही इजी है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। यू हैड dug this deep pit. Yeah. You had dug this deep pit here. पैसिव में जैसा कि पिछले वीडियोस में आपको बताया गया है, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो तरीके सीख पाएंगे। ये दावा किया जा रहा है, अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, तो डेफिनेटली आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया उस सब्जेक्ट में दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरे आपको डिफीट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप पूरा वीडियो देखते हैं। यू हैड डग दिस डीप पिट हियर। दोस्तों पैसिव में क्या होता है, चार चीजें हमें देखना होता है। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी चीजों से हमारा ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है, तो आपको चार ही चीजें देखना है। उन चार चीजों में सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, जैसा कि एसएस में लिखा हुआ है न्यू सब्जेक्ट माने नया कर्ता। तो नया कर्ता ये कौन बन जाता है जैसा कि सभी को पता होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो हमें क्या देखना है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट क्या है। यानी ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या है ऑब्जेक्ट? दिस डीप पिट। 3 वर्ड्स ऑब्जेक्ट है, 3 शब्द का ऑब्जेक्ट, दिस डीप पिट। तो ये उठ के यहां सामने आ जाएगा, इसी से सेंटेंस की स्टार्टिंग होना है, दिस डीप पिट, यह गहरा गड्ढा। अब देखिए ये सब्जेक्ट आपका बन गया, इसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। न्यू सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, हैड बीन। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो सिंगुलर और प्लूरल का बच्चों झंझट भी खत्म हो जाता है। आपको वैसे हर टेंस में याद रखना होता है, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, सिंगुलर के लिए डू, डज, प्लूरल के लिए डू, ऐसा करके। लेकिन इस टेंस में आपको याद नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड। तो दिस डीप पिट हैड, देखिए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो क्या लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास पहले से लिखी हुई है, डग। अब दोस्तों मन में कुछ लोगों के सवाल आ रहा होगा, ये डग क्या होता है, व्हाट इज डग। तो बच्चों में यहाँ लिखे दे रहा हूँ, वर्ड का नॉलेज बहुत ही जरूरी होता है। देखिए वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। ऑल्दो you know about the grammar, but if you have no knowledge of words, then it is not possible to translate Hindi to English.
देखिए बच्चों, जब शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो हमें नियम जान लेने से कोई मतलब नहीं होगा। अगर हमारे पास शब्दों का नॉलेज नहीं है, वर्ड मीनिंग नहीं आती है, पर्याप्त मात्रा में शब्द भंडार नहीं है, तो भी हम वीक के वीक ही हैं। इसलिए हमें शब्द भी साथ ही साथ सीखते रहना है। शब्द, अब आपको एक साथ में 500 शब्द दे दिए जाएं तो क्या आपको लगता है आप याद कर पाएंगे? नहीं, डिमोटिवेट हो जाएंगे आप बिल्कुल तुरंत, एट वंस। जैसे ही आपको बोला जाएगा कि 500 वर्ड्स आज याद करके आओ, कल सुनाओ, तो क्या यह संभव है? कतई संभव नहीं है, बोरिंग लगेगा। तो क्या करना इस संदर्भ में? आपको वर्ड ऑफ द डे अथवा वर्ड्स ऑफ द डे, आप ऐसा एक टारगेट बनाएं, छोटा सा टारगेट बना। देखिए, टारगेट जितना छोटा होगा उतना ही जल्दी आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। और जब टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमारे द्वारा ही बनाया गया टारगेट हमारे द्वारा ही कंप्लीट कर लिया जाता है, तो उससे क्या होता है जानते हो? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। आत्मविश्वास जब बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से हम कामयाबी के शिखर को पा भी सकते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास डगमगाता है आदमी का तो धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाता है, और डिमोटिवेट हो जाता है तो ये सोचता है ये मैं नहीं कर सकता, दिस आई कांट डू, दिस आई कांट डू। लेकिन जब उसका बनाया गया लक्ष्य उसी के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हाँ देखो, ये मैंने बनाया था और ये मैंने कंप्लीट कर दिया। तो छोटे छोटे टारगेट बनाएं आप। जैसे इस क्रम में आप ज्यादा नहीं, एक शब्द पर डे याद करें, एक शब्द पर डे याद करें। इसको एक सीरीज बना लें, वर्ड ऑफ द डे। और अगर आप ज्यादा गट्स रखने वाले हैं, ज्यादा आपके पास गट्स हैं, हिम्मत है ज्यादा, तो आप वर्ड्स ऑफ द डे कर लीजिए, 5 वर्ड्स कर लीजिए, 5 वर्ड्स ऑफ द डे, 5 शब्दों का दिन। ठीक है, 5 शब्द लिख लीजिए और उनको फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग उनको लर्न कर लीजिए, और नेक्स्ट डे फिर ऐसा ही करिए। ऐसा करते रहिए लगभग 6 महीने तक, और देखना आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज आपके पास एवरीथिंग, वॉट एवर यू नीड यू हैव एवरीथिंग, सब कुछ होगा आपके पास। तो दोस्तों, डिग मीन्स होता है DIG, डिग, डिग मीन्स होता है खोदना। ये वर्ब है, क्रिया, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? डग, डग, डिग, डग, डग। ये बच्चों स्ट्रॉन्ग वर्ब है, इरेगुलर वर्ब जिसको बोलते हैं। तो दिस डीप पिट है डग, इतना हो गया हमारा यहां तक। क्या है? बाई लगा हुआ है। बाई के बाद क्या होता है? सब गिवन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस में जो भी सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है। तो बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और उसके बाद में आरएस में क्या आ जाएगा? हियर आ जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं इसको एक बार। दिस डीप पिट हैड डग बाई यू हियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैड ब्रोकन योर चेयर। She had broken your chair in the house। अब इसका पैसिव बनाना है। इसमें क्या ऑब्जेक्ट है बच्चों? यहाँ से देखेंगे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव हमारी यहीं से बनेगी। अब ये जो लिखा हुआ इन द हाउस, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये सब आरएस में आएगा और इसका कोई पैसिव में मतलब नहीं है। लिखा जाएगा जहाँ पे होगा ये वहीं पे। 4 ही चीजें देखना। कितनी चीजें? 4 चीजें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो योर हाउस, योर चेयर है ऑब्जेक्ट, तो योर चेयर आ जाएगा शुरू में। योर चेयर, फिर क्या लगेगा? हैड बीन। बच्चों यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में बीन बोला था लेकिन लगा नहीं था, इसको लगा लीजिएगा। कुछ लोग जो देख रहे होंगे वो
कमेंट में लिखने जा रहे होंगे, लेकिन इसके पहले ही हमारी नजर पड़ गई। दिस डीप पिट हैड बीन डग बाय यू हियर, सॉरी फॉर ट्रबल, स्टूडेंट्स छूट गया था। योर चेयर हैड बीन, देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर क्या आएगा थर्ड नंबर पे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? ब्रोकन। अब ये ब्रोकन कहां से बना है? ब्रोकन, ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। और एक होती है प्लग, प्लग मीन्स भी तोड़ना होता है। बच्चों आप लोगों को ये एम्बिगुअस सिचुएशन तो बनी होगी कि ब्रेक मीन्स भी तोड़ना, प्लग मीन्स भी तोड़ना, क्या ये दोनों एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। यह जानने के लिए बने रहिए चैनल पे, और अगले वीडियोस में आप लोगों को ये डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स बताया जाएगा, डेफिनेटली बताया जाएगा, और ब्रांडेड इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। देखिए बात यह है, ज्ञान लेने के लिए और ज्ञान समझने के लिए आपको समय देना पड़ता है। बिना समय दिए शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, वैसे ही देयर इज नो शॉर्टकट फॉर नॉलेज। नॉलेज लेने के लिए आपको रील्स की तरह खटाक से 15 सेकंड में, 30 सेकंड में नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आपको 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटा तो लगाना ही पड़ेगा। टाइम इन्वेस्ट करेंगे, बदले में आपको एक मोटी कैपिटल मिलेगी। जैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, मान लीजिए 10,000 रुपये आपने निवेश किया, और 10,000 निवेश किया तो यह सोचकर किया कि हमें 5,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, अथवा इस उम्मीद के साथ किया कि हमें 5,000 का प्रॉफिट मिलेगा, 15,000 रुपये हमें वापस मिलेगा। तो वैसे ही जब आप आधा घंटा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके बदले में नॉलेज रूपी प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन ये ऐसा होता है बच्चों की डायरेक्ट नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलेगा, एट वंस नहीं मिलेगा, सम टाइम लेटर, कुछ समय पश्चात मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। योर चेयर हैड बीन ब्रोकन, ये 2 शब्द लिखा है, 2 शब्द सीख रहे हैं अगर आप, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। योर चेयर हैड बीन ब्रोकन, उसके बाद क्या लगेगा? बाई। बाई के बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या था हमारा? सी, सी का क्या हो जाएगा? हर। और उसके बाद आरएस में क्या आएगा? इन द हाउस। ये ज्यों करते हैं वहीं पे लिख दिया जाएगा। अब निगेटिव बाय द वे सेंटेंस अगर आता है तो क्या करना है? याद रखना है, जो डबल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट उनके बीच में लगता है। क्या याद रखना है? जो डबल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट उनके बीचों बीच लगता है। जैसे यहाँ डबल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन, तो नॉट कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे लगेगा। हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। बाय द वे इंट्रोगेटिव अगर आ जाता है तो ये एक वर्ड डबल हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड सब्जेक्ट से पहले जाएगा और उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद में आपका बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब का वर्ड रहेगा। बाय द वे अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आ जाता है तो क्या करेंगे? तो आपको इतना याद रखना है कि बीन से पहले नॉट लगेगा, बीन से पहले नॉट लगेगा। आइए इस दिशा में एक एग्जांपल देख लेते हैं। They had not beaten her badly. Badly मीन्स बच्चों होता है बुरी तरीके से या बुरी तरह से। पैसिव क्या इसका बन जाएगा? ये निगेटिव है, चूंकि एक्टिव का तो पैसिव भी निगेटिव रहेगी। ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? हर। हर का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? सी।
और उसके बाद निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्या आएगा थर्ड नंबर पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से गिवन है बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी गई है, बीटन, बीट बीट बीटन, शी हैड नॉट बीन बीटन। फिर क्या आएगा, भाई, भाई के बाद देम, शी हैड नॉट बीन बीटन बाय देम बर्डली, हो गया, शी हैड नॉट बीन बीटन बाय देम बर्डली। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें बीटन जो वर्ड है इसको भी लिख देता हूं ताकि बच्चों को सहूलियत मिले। बीटन बच्चों का हाथ बना BEAT, बीट से, बीट मीन्स होता है पीटना, बीट की सेकंड फॉर्म होती है बीट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीटन। इसको ऐसे एक बार दोहरा लिया करें, बीट बीट बीटन, तो ऐसे ही याद रहेगा। अब इसका होमोपोज, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो न केवल पैसिव वॉइस के लिए ही इम्पोर्टेंट है बट आल्सो वर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होमोफोन्स भी मिलते हैं साथ में। अब देखिए बीट का समान उच्चारण वाला और शब्द क्या होता है, BEET, बीट, बीट मीन चुकंदर होता है। अब देखिए इंटर में यह शब्द आता है, इंटर में होमोफोन्स आते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स आर द वर्ड्स which have the same sounds and different meaning, यानी कि होमोफोन्स वे होते हैं जिनकी साउंड तो एक जैसी होती है, जिनका उच्चारण तो एक जैसा होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, उनको ही होमोफोन्स कहते हैं। 2 नंबर में आता है यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास में। तो इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बीट और बीट, बीट और बीट। BEAT बीट में पीटना हो गया, BEET बीट में चुकंदर हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। वही बात है कि रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में किसी और काम से जा रहे थे, साथ में कोई और एक काम हो गया, तो क्या कहते हैं इसको, एक पंथ दो काज। तो वही बात है, पहले पढ़ रहे थे आप पैसिव, लेकिन सीख गए आप होमोफोन्स भी। तो ऐसे ही चीजें बताई जाती रहेंगी आपको। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको क्लीन कर दे। अगले वीडियो में दोस्तों आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव पढ़ने को मिलेंगी, और उसके तुरंत बाद वाले वीडियो में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड आस्किंग इन द बोर्ड एग्जाम एग्जाम्पल्स, अति संभावित उदाहरण जो कि बोर्ड परीक्षा 10th और 12th में आ सकते हैं, वह वीडियो आपको मिलेगा। वो वीडियो बेहद लाभकारी साबित होगा, और निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देखेंगे और बोर्ड परीक्षा में पाएंगे कि डेफिनेटली इट वाज अ मोस्ट बेनिफिटिंग वीडियो। तो आइए देखते हैं, प्रेजेंट के पास्ट के हो गए सभी, अब फ्यूचर का एक टेंस पढ़ाते हैं, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट। बाकी जो परीक्षा में नहीं आ सकता वो फिर बाद में पढ़ाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस।
न्यू सब्जेक्ट will oblique shall प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस फुल स्टॉप। न्यू सब्जेक्ट विल ऑब्लिक shall प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस फुल स्टॉप। बच्चों फ्यूचर के ज्यादातर वैसे परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लेना बेहतर होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आवश्यकता पढ़ने पे, आवश्यकता का मतलब है अगर कोई स्टूडेंट जानना चाहता होगा तभी बताएंगे, वैसे हमें नहीं लगता है नेसेसरी है। ये बोर्ड एग्जाम में लगभग नहीं पूछा गया है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू विल You will make many mistakes। पैसिव क्या करना है? ऑब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये उठ के यहां आएगा। many mistakes। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? विल बी। Many mistakes will be made by you। Many mistakes will be made by you। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और एक चीज बच्चों, आई के साथ, आई और वी के साथ मोस्टली सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब आई और वी के साथ में विल का प्रयोग किया जाने लगा है। तो आप परंपरा के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो मान लो आई के साथ सेल लगा होगा। आई सेल राइट a letter beautifully। I shall write a letter beautifully। बच्चों यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है। ब्यूटीफुली मीन्स होता है सुंदरता पूर्वक। सुंदरता पूर्वक एडवर्ब बन गया। एल वाई लास्ट में लगा रहे ज्यादातर तो एडवर्ब होता है, लेकिन ये मत कहना कि हर वर्ड में लगा हुआ एल वाई एडवर्ब होगा। इसके भी अपवाद हैं बच्चों। अंग्रेजी में यही झंझट है, हर चीज का अपवाद, हर चीज का अपवाद है। देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर एवरीथिंग, यानी कि हर चीज के लिए एक अपवाद अंग्रेजी में है। तो आई शैल राइट अ लेटर ब्यूटीफुली, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? आ लेटर। आ लेटर, उसके बाद क्या लगेगा? विल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट, रोट, रिटन। A letter will be written by me beautifully। A letter will be written by me beautifully। इतना हो गया बच्चों। एग्जाम्पल दो आपने जान लिया और इसी तरह से आपको बनाते रहना है। जो भी सेंटेंस आ जाए उसमें न्यू सब्जेक्ट और विल बी, शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस होता रहेगा। बच्चों आप लोगों के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि ये तो बहुत ही सरल पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बात ये होती है, कहीं भी जाने के लिए, लंबी उड़ान भरने के लिए आपको पीछे भी बढ़ना पड़ता है ना। लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम आपको क्या करना पड़ता है? पीछे की तरफ जाना पड़ता है। तो अगर आपको डिफिकल्टी लेवल हार्ड सीखना है,
पैसिव वॉइस में, तो शुरू से तो सीखना ही पड़ेगा। आप जानते हो, फिर भी आप जानते हैं, सभी बच्चे नहीं जानते होंगे, इसलिए शुरू से एकदम जीरो से बनवाया गया है। जीरो से पैसिव आपको सिखाई गई है। एग्जाम्पल्स पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं। समस्या लगती है तो यू कैन आस्क बाय द कमेंट। चलो फिर से उड़ान भरें, चलो फिर से उड़ान भरें, जब थकान ने हमें घेर लिया हो और राह कठिन सी लग रही हो। दोपहर की धूप में बैठकर चलो फिर से उम्मीद जगाएं, चलो फिर से उड़ान भरें। दोस्तों, अगले वीडियो में आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे, और उसके बाद आने वाले वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 10th एंड 12th मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे, और उसके बाद नरेशन चैप्टर अथवा जो भी लगेगा इम्पोर्टेंट होगा वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को एंटोनिम सिनोनिम्स के वीडियोस, इडियम्स फ्रेजेस के वीडियोस एंड होमोफोन्स के वीडियोस, यानी कि ओकप्स की भी जानकारी दी जाती रहेगी बाय द वीडियो और बाय द पोस्ट, आपको मिलती रहेगी। आप ज्ञान लेते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स ऑल ऑफ यू।